नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और चलिए सुबह सवेरे की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। जब मध्य प्रदेश के सीहोर के वीआईटी यूनिवर्सिटी परिसर में 4000 स्टूडेंट ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बस और कारों को आग के हवाले तक कर दिया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ कर दी गई है। गुस्सा यूनिवर्सिटी की खराब व्यवस्था को लेकर है और हॉस्टल में खराब भोजन और दूषित पानी को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। देखिए आप भी। छात्रों ने हॉस्टल के भोजन और पानी की खराब क्वालिटी को देखते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि हॉस्टल में उन्हें इतना खराब खाना पानी दिया जाता है कि सैकड़ों छात्रों की सेहत खराब हो गई है। करीब 100 छात्रों को राजधानी भोपाल, सीहोर और आष्टा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सभी स्टूडेंट्स पोलियो से जूझ रहे हैं। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और विश्वविद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। रात को जो घटना हुई क्या घटना क्या हुआ इधर पहले से ही जॉन्डिस वगैरह बहुत फैल रहा था कैंपस में और कॉलेज वाले उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पानी का इशू हो रहा था, बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे थे, 50-60 बहुत बच्चे बीमार हो रहे थे। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा लूज आ रही थी और कॉलेज अपनी साइड से कुछ नहीं कर रहा था। तो टेक्निकली कहना है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग कुछ करने नहीं वाले। तो जिसके चक्कर में परेशान हो गए। कल बच्चों ने प्रोटेस्ट ट्राई किया तो फैकल्टी वार्डन है, वो फैकल्टी है, वो बच्चों को मारने लगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। फैकल्टी बच्चों को मार रहे हैं, गार्ड बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को मारना बहुत ज़्यादा हो गया। जिस कारण फिर 12 बजे सारे जितने बच्चे थे हॉस्टल में मेरे पीछे ने उसके बाद सब हॉस्टल से बाहर निकल गए और फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मैं ये सब देख रहा था, होते वीडियोस मिले मेरे को देखने के, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा बस आग वाग लगाई इन्होंने। क्यों लगाई गई ये तो कुछ कारण वाला जी, क्योंकि ऐसे रूमर्स फैले थे कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई यहाँ पे जॉन्डिस की वजह से। रूमर्स फैले थे, हमें अभी श्योर नहीं है इसके। छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र था कि यूनिवर्सिटी परिसर की कई गाड़ियों में आग लगा दी, ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 5 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में हो पाई। रात को कुछ बच्चों के साथ में मारपीट की घटना के वीडियो सामने आए थे। उसके बाद में बच्चों के आक्रोश के रूप में यहाँ 2 गाड़ियाँ, एक बस को नुकसान हुआ है, एम्बुलेंस को नुकसान हुआ है। इनका कहना है कि वाटर प्यूरिफायर वगैरह को भी नुकसान हुआ है। तो वो है नुकसान, और बच्चों का जो एजुकेशन था वो मूल रूप से भोजन और पानी की समस्या को लेकर था। वहीं छात्रों के आक्रोश को देखते हुए विश्वविद्यालय को 30 नवंबर तक बंद करने के निर्देश दे दिए। साथ ही छात्रों की शिकायत पर प्रबंधन रास्ता निकालने की तैयारी कर रहा है। वीआईटी भोपाल में कुछ छात्राओं को जॉन्डिस के सिम्टम्स मिले थे, जिनको पूरी तरह उपचार दिए गए हैं और अब जो है उनकी स्थिति में काफी सुधार है। अनुरोध है कि इस तरह का भ्रामक जानकारी फैलाए नहीं। फिलहाल छात्रों का आक्रोश कम हुआ है, पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की तो छात्रों का आक्रोश फिर से भड़क सकता है। INH न्यूज के लिए सीहोर से शैलेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रायसेन जिले की गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदू समाज की महिलाएं और व्यापारियों ने न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, रैलियां और बाजार को बंद करने का प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। रायसेन जिले के गौहरगंज क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले ने स्थानीय रहवासियों को झकझोर दिया है। घटना के 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदू समाज ने गौहरगंज में विशाल धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। महिलाओं ने भी फांसी की सजा की मांग करते हुए धरना दिया। वहीं व्यापारियों ने बाजार बंद रखे और जगह जगह रैलियां निकाली गई। मांग हमारी ये है कि बच्ची के साथ जो हुआ दुष्कर्म, जो भी कुछ हुआ है ना, उसको या तो फांसी दे या गोली मार दे। पुलिस आरोपी को ढूंढ नहीं पा रही है। हाँ, पुलिस आरोपी को ढूंढ नहीं पा रही है। प्रदर्शन करने के लिए आए थे आप लोग? जी हाँ, प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन पुलिस पे जो हुआ वो गलत है। इस प्रदर्शन के दौरान गौहरगंज में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मस्जिद के गेट के सामने पथराव कर दिया। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन के एसपी पंकज कुमार पांडेय को हटा दिया है
उनके जगह पर आशुतोष को रायसेन का नया एसपी बनाया गया है। पूरी तैयारी के साथ हम लोग कार्रवाई इसकी इन्वेस्टिगेशन की कर रहे हैं और जो भी हम लोगों को इनपुट मिलता है उस पर हम कार्य करते हैं। सीसी कैमरे वगैरह हमने सब देख लिए हैं। इनके जो मिलने जुलने वाले रिश्तेदार और तमाम जो जहाँ जहाँ काम वाम किया है वो सब पूरा उनसे पूछताछ हो गई। अभी और भी बहुत कुछ करना है इसमें और हम लोग जैसे ये लाइन ऑर्डर किया आज थोड़ा सा रुक गया था, ये भी अब उसमें लग के उसको करेंगे। घटना के आरोपी पर इनाम की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 20 विशेष टीमें जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है। आपको बता दें कि 21 नवंबर के शाम एक 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया। बच्ची के साथ उसने कथित तौर पर रेप किया और वहां से फरार हो गया। घटना के बाद से ही रायसेन जिले में आक्रोश का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। रायसेन जिले में 6 साल की मासूम से हुए रेप मामले के आरोपी सलमान का वारदात के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में जो है आरोपी पांजरा जोड़ इलाके की एक दुकान पर बेखौफ होकर सिगरेट खरीदते हुए नजर आया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पहचानते ही उसे पकड़ने दौड़ने लगे और आरोपी मौके से तेजी से जंगल की ओर भाग गया। पुलिस अब इस फुटेज का इस्तेमाल कर आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी में कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन अवसर पर पीएम मोदी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर कैसी है नवा रायपुर में तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रदेश में डीजी कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर होने जा रही है जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM में डीजी कॉन्फ्रेंस होगी। इस कार्यक्रम का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए नवा रायपुर में बेहद खास तैयारियां की गई हैं। IIM में 3 दिनों तक होगी DGP IG कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह 27 नवंबर की देर शाम पहुंचेंगे रायपुर। गृह मंत्री अमित शाह नवा रायपुर के M11 बंगले में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर के M3 बंगले में ठहरेंगे। NSA अजीत डोभाल न्यू सर्किट हाउस के स्वीट में ठहरेंगे। दोनों गृह राज्य मंत्री और डिप्टी NSA भी न्यू सर्किट हाउस में रहेंगे। यहां 6 स्वीट और 22 कमरे VVIP के लिए आरक्षित है। DGP और IG के ठहरने की व्यवस्था निमोरा और रायपुर में होगी। रायपुर के सर्किट हाउस में भी स्वीट और VVIP कक्ष आरक्षित होगा। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान निमोरा में 140 कमरे तैयार किए गए हैं। नवा रायपुर में कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। कॉन्फ्रेंस के 3 दिनों में नवा रायपुर में अनाधिकृत लोगों की आवाजाही नहीं होगी। राज्य सरकार के स्तर पर भी डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। SPG के अधिकारी भी संबंधित स्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। देश भर से आने वाले अफसरों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के DGP और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे समय इस बैठक में रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर जोर शोर से हो रही है और आने वाले समय में नक्सलवाद से लेकर अन्य विषयों पर निश्चित रूप से इस बैठक में आगे की योजना और रणनीति बनेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार
डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों पर गंभीर मंत्रणा होगी। नक्सलवाद से लेकर साइबर क्राइम और अपराध के बदलते स्वरूप से निपटने की चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस को लेकर हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। ये तय है कि 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस पर देश भर की निगाहें टिकी होंगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो मध्य प्रदेश के शहरों में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण बढ़ा है। ग्वालियर में AQI 145 तक पहुंच गया है, जो संवेदनशील समूहों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। भोपाल, जबलपुर, सागर में मध्यम स्तर का प्रदूषण है। हालांकि राजधानी का स्थानीय प्रशासन अभी प्रदूषण के स्तर को खतरनाक नहीं मान रहा है। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का औसत AQI 112 के आसपास है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः सुरक्षित है, लेकिन संवेदनशील समूहों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हरियाली की पहचान वाली राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण से स्थानीय लोग हैरान हैं। हालांकि निगम प्रशासन का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। शहर राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में नगर निगम भोपाल कई प्रकार के प्रयास कर रहा है, जिसमें जल छिड़काव से लेकर के नाइट में हमारी रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से भी धूल को उठाना, ऐसे इफेक्टिव प्रयासों के माध्यम से हमारी लगातार प्रयास है कि हम बढ़ते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करें। हमने भट्टियों पर भी प्रतिबंध लगा करके पर्यावरण प्रदूषण जो बड़ा स्रोत था उस पर रोकने का काम किया है। निश्चित रूप से अलाव की भी एक प्रकार से रोक करके वैकल्पिक साधन हमने देने का काम किया है। हीटर ग्वालियर में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। यहाँ AQI 145 तक पहुँच गया है, जो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स श्रेणी में आता है। जबलपुर में AQI 92 है, जो मध्यम स्तर पर है। नर्मदा नदी के किनारे हवा अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन शहर के व्यावसायिक इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो गई है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ की जो AQI था वो 200 था। 2 दिन पहले यहाँ का जो AQI हुआ वो 300 पार हो गया, और कल रात को जो है AQI जो रहा वो 400 पार हो गया। लेकिन यहाँ का जो प्रदूषण विभाग जो है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जहाँ जहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं, सिर्फ वहीं पर पानी का छिड़काव कर रहा है। आप देख सकते हैं नीचे जो आप जमीन देख रहे हैं ये गीली है, यहाँ पर पानी डला हुआ है। पेड़ों की पत्तियां देखिए, अमूमन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उन पर धूल छाई रहती है, लेकिन इन पेड़ों की पत्तियां एकदम साफ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बोर्ड लगा है, बोर्ड में AQI लेवल कम आए, इसकी वजह से सिर्फ इतना ही पानी का छिड़काव किया है। इसके अलावा कहीं भी पानी का छिड़काव नहीं हुआ है। जबकि पर्यावरण विभाग को और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है यहाँ का जो विभाग है उसको पूरे भोपाल में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पानी का छिड़काव और जो अन्य उपाय हैं वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा ये विभाग नहीं कर रहा है। कैमरा पर्सन हरि के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज़ भोपाल। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इन पर लिखा है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। आपको तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता भी बताया गया है। खुद कबीर ने मंगलवार को कहा, हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं और 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। इसके अलावा कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। अयोध्या में विवाद ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। अगले महीने बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे हो रहे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन किया जाएगा। टीएमसी विधायक का यह बयान तब सामने आया जब मंगलवार को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। भाजपा ने इसकी कड़ी आलोचना की है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार
बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के समर्थन पर टिकी हुई है। जिस तरह टीएमसी हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी विधायक कबीर का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं। विरोध करने वाले बिना वजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। इधर धमतरी में कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान दिवस में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र अजमानी मीडिया के सामने ही जिला अध्यक्ष शरद लोहना से भिड़ गए। वहीं कांग्रेस ने देवेंद्र अजमानी को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। देवेंद्र अजमानी का आरोप है कि कांग्रेस ने महापौर चुनाव में टिकट की दलाली की थी और जबकि शरद लोहना ने देवेंद्र को भाजपा का आदमी बताया। दरअसल कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देवेंद्र अजमानी ने सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकाली। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठ गए आके, अरे साले कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दिया, टिकट बेच दिए। सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठ गए आके, यहाँ लड़ रहे हैं हम लोग, कार्यकर्ता लोग, और ऐसी तैसी कर रहे हैं बड़े नेता लोग। मैं सचिन पायलट जी से अपना आवेदन लेके आया था, मैं पार्टी से त्याग पत्र देना चाह रहा हूँ करके। सचिन पायलट जी को मैंने एक कॉपी दी, एक कॉपी प्रदेश अध्यक्ष को दी। इसमें मैं प्रतिलिपि लेना चाह रहा था। सब अपने पीए को आदेश कर दीजिए मेरे को प्रतिलिपि दे दे करके। वो सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने सर आपके पास जब टाइम नहीं है तो क्यों आप दौरे में आए? जब आप दौरे में आए हो तो आप समय दो, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए सर। मैं बोला, मैं कहा रिसिप्ट, मैं लंबा समय नहीं दे रहा हूँ, 2 सेकंड का ले रहा हूँ, रिसिप्ट दे दीजिए। ये कुछ भी आरोप लगा सकता है, ये डिस्टर्ब भी है। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है। आप कुछ एक्शन लेंगे पार्टी में? पार्टी को निकाल देंगे और क्या करोगे? है क्या पार्टी में? ऐसे ही भाजपा में चल दिया। उनके कार्यक्रम में जाता है, आज पहली बार देखा हूँ। संविधान दिवस के मौके पर धमतरी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। एसआईआर को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि बिहार में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस पूरे मामले में नाम जुड़वाने और सही जानकारी जुटाने का काम कर रही है। पायलट ने साफ कहा है कि एसआईआर में पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए। धमतरी जिले के और आसपास के क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, सभा हुई है और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखें। किसी भी व्यक्ति के नाजायज तरीके से नाम काटने की अगर गुंजाइश है तो वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता वीएलए खड़ा रहेगा। हम नहीं चाहते हैं कोई व्यक्ति वंचित रहे, खासकर जो गरीब तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, किसान वर्ग से आते हैं, उन लोगों के नाम अगर काटे जाएंगे तो बड़ा अन्याय होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है और मैं समझता हूँ कि अनेक जगह निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरी सावचेती से काम कर रहे हैं। इधर धार में लोकायुक्त विभाग ने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक गोवर्धन लाल मारू के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। विभाग को बेनामी संपत्ति के अलावा 2,11,000 नकद, 15 लाख रुपए का सोना और 1.5 किलो चांदी भी मिली है। लोकायुक्त डीएसपी का कहना है कि शिकायत मिली थी कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक गोवर्धन लाल मारू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। सत्यापन के बाद इंदौर में 3 टीमों ने एक साथ उनके घर, फार्म हाउस और गोदाम को और साथ कार्यालय में छापेमारी की, जिसमें लगभग 4 करोड़ 69 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति का होना पाया गया है। जो आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था है, इसके प्रबंधक हैं श्री गोवर्धन मारू पटेल। इनके द्वारा काफ़ी अधिक संख्या में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई और कई मकान और दुकान और गोडाउन इनके द्वारा बना रखे हैं। काफ़ी संख्या में खेत भी इनके द्वारा खरीदा गया। यहाँ पर सर्च की है,
सर्चिंग में करीब 4 करोड़ 69 लाख की संपत्ति इनकी होना पाई है। तो 1 करोड़ 20 लाख इनकी आय संभावित थी, उसकी तुलना में 4 करोड़ 69 लाख का व्यय इनके द्वारा किया गया चल अचल संपत्ति पर। तो इस तरह से अनुपातहीन संपत्ति होने से प्रकरण दर्ज किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अंचल आंचल के साथ।